बचपन से ही हमें बताया जाता है कि पूरे चांद की रात को भेड़िए चांद को देखकर चिल्लाने लगते हैं। अगर आपने कभी ऐसी कोई तस्वीर देखी है जिसमें चांद की रोशनी में शराबूर भेड़िया चांद की तरफ मुंह किए हुए चिल्ला रहा हो, तो आप इस बात को आसानी से समझ सकते हैं। ये एक रोमानवी ख्याल तो हो सकता है, लेकिन इस मामले की हकीकत इससे बिल्कुल बरअक्स है। भेड़िए चांद को देखकर हरगिज नहीं चिल्लाते। उन्हें चांद से उतनी ही दिलचस्पी और ताल्लुक है जितना उन खरगोशों से जिनका वो शिकार करते हैं, या अपनी खाल में रेंगने वाले पिस्सों से। इससे पहले कि हम भेड़ियों की चीखों पुकार की असल वजह मालूम करें, इस सवाल की दुरुस्त नोयत को समझना ज़रूरी है। तारीख़ के मुताले से पता चलता है कि मुख्तलिफ कौमों ने ऐसी चीज़ों की वजाहत करने के लिए जो उनकी समझ बूझ से बाहर थी, कहानियाँ तख्लीक कर ली। अक्सर कुदरती मनाज़िर देवमालाई कहानियों के साथ जोड़े जाते रहे और नस्ल दर नस्ल सीना बसीना मुंतकिल होते रहे। यूनानी, रोमन और नॉर्स अफसानों में भेड़ियों और चांद के दरमियान गहरा ताल्लुक नजर आता है। मकामी अमरीकी दास्तानों के मुताबिक भेड़ियों को चांद का निगहबान समझा जाता है। सदियों के सफ़र में ये रिवायती दास्तानें हमारी रोज़मर्रा की बातों में शामिल हो गई। यूं बावजूद इसके कि साइंस में इनकी कोई बुनियाद नहीं है, लोग इन बातों पर यकीन करने लगे। दौरे जदीद के मुतअद्दिद तहकीकी मुतालियात से ये पता चलता है कि भेड़ियों के चिल्लाने में और चांद के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में, चांद चाहे मुकम्मल हो, नया हो, या उसके दरमियान किसी भी हालत में हो, या फिर आसमान मुकम्मल तौर पर अब्र-आलूद हो, या चांद बिल्कुल अभी तुलू ही ना हुआ हो, भेड़िए हर हाल में चीखों पुकार करते हैं। लिहाजा चांद की मौजूदगी या अदम मौजूदगी से उनके चिल्लाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। भेड़ियों के चिल्लाने की वजूहात कुछ और ही हैं। भेड़ियों की चीखें रोंगटे खड़े कर देने वाली और फितरत की सबसे ज़्यादा ड्रामाई आवाज़ें हैं, लेकिन ये उल्लू से लेकर व्हेल, मछली और मेंढकों तक दूसरे तमाम जानवरों की आवाज़ों की तरह ही हैं। जिस तरह इंसानों में बोलचाल उनके रहन सहन के लिए इंतहाई नागज़ीर है, इसी तरह जानवरों में भी ये बोलचाल कई मकासद के लिए नागज़ीर है। दूसरों को ख़तरे से आगाह करना हो, या खुराक मिलने पर जगह की निशानदही करना, अपने जिनसी साथी की तलाश हो, या गुमशुदा होने पर अपने मकाम की तरफ इशारा करना, इन तमाम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जानवर मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें निकालते रहते हैं। इन आवाज़ों के हवाले से भेड़ियों के चिल्लाने पर किसी भी दूसरे जानवर से ज़्यादा तहकीक की गई है। भेड़िए बुनियादी तौर पर होल की सूरत में रहते हैं। जब वो किसी वजह से मुंतशिर हो जाते हैं तो अपने चीखने और चिल्लाने की मदद से ये अपने बाकी साथियों को अपने अपने मकाम से आगाह करते हैं, और यूं वो गोल एक दफ़ा फिर से मुत्तहिद हो जाता है। चिल्लाना दूसरे गोलों या अकेले भेड़ियों के लिए एक वाज़ेह तंबीह भी है कि कोई इलाका पहले से मौजूद भेड़ियों की आमाजगाह है, लिहाजा उसे खाली कर दिया जाए। भेड़िया चांद को देखकर चिल्लाता है। इस बात की सबसे आम दलील चिल्लाने के दौरान उसके सर का ऊपर उठे हुए होना है। इस आदत की एक बहुत ही आम फहम वजह है, और वो ये है कि यूं सर को ऊपर उठा के चिल्लाने से भेड़िए को अपनी आवाज़ बहुत दूर तक पहुंचाने में मदद मिलती है। भेड़िया जब पूरे ज़ोर से चिल्लाता है तो उसकी आवाज़ किसी भी समत में 6 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है, और अगर ज़मीन हमवार हो और उस पर आवाज़ को रोकने वाली कोई रुकावट ना हो तो उसकी आवाज़ 10 मील तक सफ़र कर सकती है। यूं दूर तक आवाज़ पहुंचाने की ये सलाहियत भेड़ियों को एक दूसरे के साथ राब्ते में रहने में मदद देती है, खुसूसन
جب ان کے ہول میں کم افراد ہوں اور وہ دور دور تک پھیلے ہوئے ہوں۔ بھیڑیوں کے چلانے کی ایک دلچسپ شکل ان کا اجتماعی طور پر چلانا ہے۔ اس میں ایک سے زیادہ بھیڑیے ایک ساتھ مل کر چلاتے ہیں۔ ایسے میں یہ بتانا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس ہول میں کتنے بھیڑیے موجود ہیں۔ اس طرح کی ٹیکنیک کے استعمال سے ایک ہول دوسرے ہول سے اپنے سائز اور طاقت کو پوشیدہ رکھتا ہے اور حریف ہول کو لڑنے سے باز رکھتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تنہا بھیڑیے جو ہول چھوڑ چکے ہیں یا وہاں سے نکال دیے گئے ہیں، ان کے لیے چلانا خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ ہول کی صورت میں رہنے والے بھیڑیے لڑائی یا کسی دوسرے خطرے کی صورت میں فوراً ایک دوسرے کی مدد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ ایک تنہا بھیڑیے کا بغیر کسی ہول کی حمایت کے چلانا دوسرے شکاریوں کو اپنے مقام سے آگاہ کرنے کے مترادف ہے، جو اس کی جان جانے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ایک اور اہم بات کہ بھیڑیے رات کو ہی کیوں چلاتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بھیڑیے رات کو جاگنے والے جانور ہیں۔ دن کے وقت وہ متحرک نہیں ہوتے، اس وجہ سے رات کو ہی انہیں ایک دوسرے سے مؤثر انداز میں رابطہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اگلی بار جب آپ جنگل میں نکلیں اور پورے چاند کے نیچے بھیڑیے کو چلاتے ہوئے سنیں، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کسی بھیڑیے والی خوفناک فلم کا آغاز ہونے والا ہے، اور نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ جنگل کے بھیڑیے آسمانی اجسام سے گفت و شنید میں مصروف ہیں، بلکہ وہ اپنی آواز کو اپنے اور اپنے ہول کی حفاظت کے لیے، اپنے علاقے کی حد بندی کرنے کے لیے یا ممکنہ جنسی ساتھیوں کو پکارنے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔